Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 31 of the course Business System Development. As you are aware that we are in the lecture number 31 and we have dedicated lecture number 31 and lecture number 32 for the revision of the whole course. So आज के लेक्चर में और इसके बाद लेक्चर नंबर 32 में हम पूरे कोर्स को रिवाइज करेंगे। जो भी कंटेंट्स जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उनको हम गो थ्रू करेंगे, प्लस लेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं उनको भी रिपीट किया जाएगा। सो लेट अस बिगिन। हमने सबसे पहले कोर्स की बात की कि इस सिस्टम में, बिजनेस सिस्टम डेवलपमेंट में हम क्या बात करते हैं। सो ओवरऑल आपको आइडिया हो गया होगा कि एक सिस्टम है जो कि आप किसी बिजनेस के लिए डेवलप करना चाह रहे हैं। एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड सिस्टम है, एक कंप्यूटराइज सिस्टम है जो कि आप किसी बिजनेस के लिए डेवलप करना चाहते हैं। ये बिजनेस कोई छोटा बिजनेस भी हो सकता है, कोई ऑटोमेशन भी हो सकती है और इसकी ढेर सारी फॉर्म्स हो सकती हैं। याद रखिए कि जब आप किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी एंटरप्राइज के लिए, कोई भी आप सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, सो वहाँ पे ऑलरेडी कोई ना कोई सिस्टम चल रहा होता है। देयर मस्ट एग्जिस्ट सम सिस्टम। सो इस पुराने सिस्टम को छोड़कर आप क्यों नए सिस्टम की तरफ जाना चाहते हैं, ये रीज़न आपको ज़रूर आइडेंटिफाई करने पड़ती है। पुराने सिस्टम में क्या मसले मसाइल हैं, क्या खामियां हैं, क्या नए फीचर्स हैं और फंक्शंस हैं जो कि आप परफॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए आप एक नए सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। सो अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एनालिसिस एंड डिज़ाइन की, सो हमारा काम ये है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस हैं, वो बिजनेसेस जो कि डिफ़िकल्ट टास्क करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड टास्क करते हैं, वो टास्क नॉर्मल रजिस्टर पर या मैनुअली मेंटेन नहीं किया जा सकता, तो ऐसी बिजनेसेस के लिए आप एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम बनाते हैं। इसको इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहा जाता है, इसको बिजनेस सिस्टम भी कहा जा सकता है, इसको सॉफ्टवेयर सिस्टम भी कहा जा सकता है। तो उस इदारे के कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड काम को आप एक कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेट करते हैं और जो चीज़ें आप मैनुअली मुश्किल से कर रहे होते थे उनको आप फास्ट तरीके से करना चाहते हैं। हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस और प्रोसेसेस को स्पीड अप करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसको हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर आप कंपेयर करें एक स्कूल के सिस्टम को जहां पे मैनुअल रजिस्टर्स मेंटेन किए जा रहे हैं, मैनुअल अटेंडेंस होती है, मैनुअली रिजल्ट कार्ड पे रिजल्ट कार्ड जो है वो फिलअप होते हैं और मैनुअल सारी चीज़ें की जा रही हैं, उसके मुकाबले में आपका और हमारा जो सिस्टम है जिसको हम VCOMStats का LMS सिस्टम कहते हैं, इसमें इस इदारे के जो भी फंक्शंस हैं, जो भी प्रोसेसेस हैं, वो ऑटोमेटेड तरीके से हैं। सो चीज़ें यहाँ पे फैसिलिटेटेड हैं, चीज़ें यहाँ पे सपोर्ट हैं। सो ये जो LMS का सिस्टम, LMS का जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया हुआ है, ये हमारे इदारे के फंक्शंस और प्रोसेसेस को सपोर्ट कर रहा है। इसमें एंड यूज़र को भी आसानी है, इसमें हमें भी आसानी है। सो इसलिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ जाते हैं। सिस्टम एनालिस्ट को हमने देखा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि इस पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेवलपमेंट में फैसिलिटेट कर रहा है। मतलब जब आपने डेवलपमेंट स्टार्ट की तो ऐसा नहीं है कि चंद दिनों के अंदर आपका पूरा बिजनेस प्रोसेस जो है वो डेवलप हो जाएगा या स्ट्रेट अवे आप कोडिंग से शुरू कर देंगे और एक इंटरफेस बना के कस्टमर को दे देंगे, बल्कि क्या सिस्टम होना चाहिए इसको पहले एनालाइज करना है। कस्टमर से कैसे डील करेंगे, क्या बजट है, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या बाकी चीज़ें हैं, इन सब को देखने के लिए आपका एक रोल होता है, एक पर्सन होता है जो कि सिस्टम एनालिस्ट कहलाता है और ये सारी चीज़ों को ओवरऑल देख रहा होता है। सिस्टम एनालिसिस और डिज़ाइन की अगर बात करें, सो इसमें मेथडोलॉजीज़ हैं, इसमें आपके पास कुछ टेक्निक्स हैं और कुछ टूल्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी पुराने सिस्टम से नए सिस्टम की तरफ आप जाना चाह रहे हैं तो चीज़ें जो है वो क्विकली और मैजिकली हो जाएंगी, बल्कि वी हैव गॉट सर्टन मेथडोलॉजीज। वाटरफॉल मॉडल है, वी हैव गॉट प्रोटोटाइपिंग मॉडल है, ठीक है, या अदर डिफरेंट सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। तो हमारे पास कुछ मेथडोलॉजीज हैं, इन मेथडोलॉजीज को यूज करते हुए प्लस कुछ टूल्स हैं हमारे पास, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं,
डिज़ाइन से रिलेटेड हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारे पास। सो इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए ही हम एक सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। इट्स नॉट समथिंग कि आप जो है वो इंस्टेंटली बना लेंगे, बल्कि कोई भी सिस्टम बनाने के लिए, किसी भी सिस्टम का एनालिसिस एंड डिज़ाइन करने के लिए आपके पास मेथडोलॉजीज़ हैं, टूल्स हैं और टेक्निक्स हैं। ये तीनों चीज़ें जब मिलेंगी तभी एक सिस्टम का एनालिसिस और डिज़ाइन हो सकेगा, और सिस्टम का एनालिसिस और डिज़ाइन कंप्लीट होगा तभी आप सिस्टम की एक्चुअल डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट की तरफ जा सकेंगे। अगर हम अर्लियर वर्जन्स देखें तो सिस्टम एनालिसिस और डिज़ाइन को कैसे कंसिडर किया जाता था, और आज अगर देखें तो आज सिस्टम एनालिसिस और डिज़ाइन को कैसे कंपेयर किया जाता है, तो आप देखेंगे बहुत डिफरेंस है। 1950s में ये कॉन्सेप्ट था कि मतलब आप एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर दें, कंप्यूटर बेस्ड कर दें, तो ये आपका सिस्टम एनालिसिस और डिज़ाइन है। ठीक है, जो भी चीज़ें लेट्स से मैनुअल रजिस्टर चल रहा है, आप उसको कंप्यूटर बेस पे ले आएँ, सो ये आपकी बड़े अच्छे आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप कर लिया, बड़ा अच्छा आपने बिजनेस सिस्टम डेवलप कर लिया। परफॉर्मेंस कितनी अचीव हुई, परफॉर्मेंस अचीव हुई या नहीं हुई, क्या अदर ट्रेड ऑफ्स थे जो आपने किए, इनको इग्नोर किया जाता था। फिर हमारे पास 1960s में कुछ थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस 3GL आई जो कि ज़्यादा फास्टर थी, ज़्यादा रिलायबल थी, उनको यूज़ करते हुए डेवलपमेंट होने लगी। इसी तरह 1970s में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फॉर्मलाइज हो गया, सिस्टम डेवलपमेंट जो है वो एक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन बन गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स आ गए, और इन चीज़ों को यूज़ करते हुए आपके बिजनेस सिस्टम डेवलप होने लगे। सो पहले तो सिंपली आपने जो चीज़ें रजिस्टर पर हो रही है, मैनुअल हो रही है, उनको कंप्यूटर पर कर दिया, ये काफ़ी था, आपका बिजनेस सिस्टम बन गया। लेकिन लेटर ऑन ये कॉन्सेप्ट चेंज हुआ और आपने कहा कि नहीं, जिस तरह बाकी चीज़ों की इंजीनियरिंग होती है, जिस तरह बाकी कॉन्सेप्ट्स अप्लाई किए जाते हैं, एनालिसिस होता है, फिर आप उसका डिज़ाइन करते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग होती है, सो ये चीज़ें सॉफ्टवेयर के साथ भी होनी चाहिए। सो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इवॉल्व हुआ। 1980s में मेजर ब्रेक थ्रू हुआ, 4G लैंग्वेजेस आई, कुछ ऐसे टूल्स हमारे पास आए जो कि हमारे इस सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट या सिस्टम की डेवलपमेंट में फैसिलिटेट करने लगे। केस टूल्स आए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथडोलॉजीज आ गई, ऑब्जेक्ट्स और क्लास में, इन सब को यूज़ करते हुए सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट होने लगी। सो चीज़ें इंप्रूव होने गई। 1990s में थोड़ा सा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर फोकस किया जाने लगा, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में चीज़ें डिवाइड हुई, इंटरनेट जो है वो इमर्ज हुआ, अब सॉफ्टवेयर्स और बिजनेस सिस्टम्स इसके अकॉर्डिंगली बनने लगे। और अगर हम आज की सेंचुरी की बात करें तो आज आप देख सकते हैं कि लैपटॉप्स का ज़माना है, स्मार्टफोन्स का ज़माना है, वायरलेस का ज़माना है, हमारे पास टैबलेट्स हैं और हमारे पास PDAs हैं, हमारे पास वेब एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो जो सिस्टम डेवलपमेंट का प्रोसेस जो एक टिपिकल क्लासिकल कंप्यूटर स्क्रीन तक महदूद था 1950s में, अब वो बड़ा फंटास्टिकली रिवाइज हो गया है, रिफॉर्म हो गया है, ब्यूटीफुल हो गया है, और अब हम अपने सिस्टम की डेवलपमेंट इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को सामने रखते हुए करते हैं। पहले अगर मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर बैठकर ही कोई काम करना चाहता था, अब वही काम उससे ज़्यादा अच्छे अंदाज में मैं अपने बेड में लेटा अपने स्मार्टफोन को यूज़ करते हुए वो काम मैं कर सकता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट सेंचुरी में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की हमारे पास कई किस्म में हैं। सबसे पहले है TPS, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स, फिर है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, और फिर है हमारे पास डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स। TPS क्या करते हैं, बिजनेस डाटा को हैंडल करने हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, ट्रांजैक्शंस को जो है वो देख रहे हैं, और ये प्रोसेस ओरिएंटेड है, कोई मतलब चीज़ें आपकी प्रोसेस में डिफाइंड है, ट्रांजैक्शंस आप जो है वो कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग की बात करें, सो ये एक ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है। इसी तरह मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें, सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन ड्रिवन है, ये डेटा ड्रिवन है, डाटा पर यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। वहाँ पे ट्रांजैक्शन पर फोकस किया जा रहा था, किसी प्रोसेस पर फोकस किया जा रहा था, यहाँ पे डाटा पर फोकस किया जा रहा है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, यहाँ पे पेशेंट्स का डाटा है, कितने पेशेंट्स इन हैं, कितने पेशेंट आउट हैं, किस पेशेंट को कौन सा बेड अलॉट है, क्या उसकी मेडिकेशन चल रही है, कौन सा डॉक्टर उसको देख रहा है, डाटा पर आप डील कर रहे हैं। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, या आपका जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें फोकस डाटा पर है, स्टूडेंट की असाइनमेंट से रिलेटेड डाटा, क्विज से रिलेटेड डाटा, इसके एग्जाम्स कब हो रहे हैं, एग्जाम के मार्क्स, फर्स्ट सेशनल के मार्क्स, सेकंड सेक्शनल के मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रजिस्टर्ड हैं, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हो रही हैं।
इसी तरह आपके बाकी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हो सकते हैं जिसमें ज़्यादा फोकस डाटा पर किया जा रहा है। और तीसरा है हमारे पास डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है इसमें सर्टेन प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद डिसीजन किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने ये देखना है कि सर्टेन प्रमोशंस देनी है या नहीं देनी, क्या ऑफर्स जो है वो एम्प्लॉयज़ को मिलनी चाहिए, डिस्काउंट कस्टमर को कितना मिलना चाहिए, प्रीवियस आपका कितनी सेल्स हुई हैं या कितनी परचेजेज हुई हैं जिसकी बेस पर आप वो प्रमोशंस देना चाह रहे हैं। सो उन चीज़ों पिछले डाटा की बेस पर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, सो दे आर कॉल्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स। अगर हम इनको इंफॉर्मेशन सिस्टम टाइप्स को अगर हम आपस में कंपेयर करें, सो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि यहाँ पे प्रोसेस ओरिएंटेड है, यहाँ पे भी हाई वॉल्यूम डाटा आ रहा है, फोकस आपका है डाटा की एफिशिएंट मूविंग पर और प्रोसेसिंग पर। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे फोकस है डाटा पर, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स पर, पहले क्या डाटा था, बिजनेस नॉलेज पर। और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की बात करें सो यहाँ पे फोकस है कि प्रीवियस डाटा को यूज करते हुए आप डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अपने बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए क्या डिसीजन आप ले सकते हैं। ये इन तीन सिस्टम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अगर इनका सिस्टम डेवलपमेंट मेथड्स देखें सो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम टीपीएस में ये प्रोसेस ओरिएंटेड है, मतलब आप डाटा को कैप्चर कैसे कर रहे हैं, वैलिडेट कैसे कर रहे हैं और स्टोर कैसे कर रहे हैं, ज़्यादा फोकस इस पे है। MIS की बात करें तो यहाँ पे डाटा को आप कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कैसे समराइज कर रहे हैं, कैसे रिपोर्ट्स पेश कर रहे हैं, MIS में ये फोकस्ड है, डाटा फोकस्ड है। और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर डाटा की लॉजिक और डिसीजन से पर ज़्यादा जो है वो फोकस है, डिसीजन लॉजिक पर ज़्यादा फोकस है। यहाँ पे यूज़र डायलॉग, ग्रुप कम्युनिकेशन, इनको यूज़ करते हुए नेचर ऑफ सिस्टम को देखते हुए आप सर्टेन डिसीजंस ले सकते हैं। अगर हम सिस्टम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमारे पास डिफरेंट मैथडोलॉजीज हैं। क्लासिकल हमारे पास है जिसको हम कहते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसको हम ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी कहते हैं, जिसको हम क्लासिकल डेवलपमेंट मेथडोलॉजी कहते हैं, जो कि मोस्टली इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेवलपमेंट में ये अप्रोच यूज होती है। इसमें 5 फेजेस हैं: प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस। हमारे इस कोर्स में हमारी सारी डिस्कशन जो है वो इन सारे फेजेस के गिर्द घूमती रही है और हमने हर फेज को बड़ा डिटेल में देखा है। हर फेज के अंदर सर्टेन एक्टिविटीज हैं, हर एक्टिविटी को हमने डिटेल में एक्सप्लोर किया है और हमने सारी डिस्कशन जो है वो इसके मुताबिक ही की है। सो ये सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जिसके ये 5 फेजेस हैं, दिस इज यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट, मेंटेनेंस and deployment of any type of business systems, any type of information systems। इसके 5 phases को अगर हम देखते हैं, सबसे पहले इसमें प्लानिंग फेज है। प्लानिंग फेज में आप क्या कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं, आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम आप बनाना चाह रहे हैं उसकी नीड्स क्या है। पहले तो आपने फिजिबिलिटी देखनी है कि क्या आप इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट की तरफ जा भी सकते हैं या नहीं। जैसा मैंने पहले बात की कि ऑलरेडी एक सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम को चाहे वो मैनुअल है या चाहे वो ओल्ड कंप्यूटर सिस्टम है, उस सिस्टम को छोड़कर आप नए सिस्टम की तरफ क्यों जाना चाह रहे हैं, रीजन क्या है, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर एक्सपेक्टिंग। इफ देयर आर नो इश्यूज विद द मैनुअल बेस्ड सिस्टम तो आप क्यों एक कंप्यूटराइज सिस्टम की तरफ जाना चाह रहे हैं। सो प्लानिंग फेज में आप ये चीजें देख रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, प्रायोरिटाइज कर रहे हैं नीड्स को, विच आर द रीजन टू टेक यू टू द डेवलपमेंट ऑफ अ बिजनेस प्रोसेस और टू द डेवलपमेंट ऑफ अ इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट। इसके बाद है हमारा एनालिसिस फेज, जिसमें आपने पिछले फेज में आइडेंटिफाई कर लिया, यस यू नीड टू गो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब यहां पे एग्जिस्टिंग चीजें कैसे चल रही हैं उनको स्टडी करना है, उनको स्ट्रक्चर करना है, रिक्वायरमेंट्स को फाइंड आउट करना है, ये देखना है कि क्या चीजें कमी रह गई हैं पुराने सिस्टम में जिनको पूरा करने के लिए आप एक नया सिस्टम बनाना चाह रहे हैं। व्हाट आर दी शॉर्टकमिंग्स, व्हाट आर दी लिमिटेशंस, व्हाट न्यू फीचर्स you want to develop or you want to be there in the new system।
सो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन से रिलेटेड सारी बातें आपकी एनालिसिस फेज में हो रही हैं। इस तरह अगर आप डिजाइन फेज की बात करते हैं तो डिजाइन फेज दो सब फेजेस में डिवाइड है। एक है लॉजिकल डिजाइन, एक है फिजिकल डिजाइन। लॉजिकल डिजाइन में ठीक है आप फंक्शनल फीचर्स की बात करते हैं और कंप्यूटर प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करेंगे इसका जिक्र आप नहीं करते। आप अपने सिस्टम का डिजाइन इस तरीके से नहीं करते कि ये विंडोज 10 पर इंस्टॉल होगा या ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड पर इंस्टॉल होगा इसलिए इसको हम इस तरीके से बना रहे हैं। आप सिंपली जो रिक्वायरमेंट्स आपने एनालाइज किए उसका एक लॉजिकल डिजाइन बनाते हैं। फिजिकल डिजाइन में आप टेक्नोलॉजी को सामने रखते हुए मजीद स्पेसिफिकेशन बताते हैं। ठीक है, जिस तरह आपने रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई की, एक बिजनेस है उसमें कई एंटिटीज हैं, एंटिटीज आपने आइडेंटिफाई की, उनके एट्रीब्यूट्स आपने आइडेंटिफाई किए। अब इसके लिए आपको एक डेटाबेस बनानी है। ठीक है, सो लॉजिकल डिजाइन में ये एंटिटीज क्या रिलेशनशिप आपस में रख रही है ये आपने बताया। फिजिकल डिजाइन में आप बता रहे हैं कि ये एंटिटीज अब टेबल्स बन गई हैं, ये टेबल दूसरे टेबल के साथ रिलेट कर रहा है। इस टेबल में क्या प्राइमरी की है, क्या फॉरेन की है, इस टेबल में जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी स्पेसिफिकेशन क्या है, वो कितने लेंथ के कैरेक्टर हैं, उसकी डाटा टाइप क्या है। सो आप टेक्नोलॉजी फोकस हो गए। आप कौन सा डीबीएमएस यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर रहे हैं, एक्सेस यूज कर रहे हैं, सीक्वल सर्वर यूज कर रहे हैं। सो ये आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक डिटेल्स आपने बता दें। तो जो चीजें एनालिसिस फेज से आई थी उनको अकॉर्डिंगली आपने उन्हीं का डिजाइन किया। इंप्लीमेंटेशन फेज की हम बात करते हैं, यहां पे इटसेल्फ आपकी 4 चीजें हैं। यू कोड दी डिजाइन, जो डिजाइन से चीजें आएंगी उसको कोड या प्रोग्राम कर रहे हैं, उसको फिर आप टेस्ट कर रहे हैं कि जो कोडिंग और प्रोग्रामिंग की है वो ठीक भी काम कर रही है या नहीं। फिर आप कस्टमर के प्रेमिसेस में जाकर, रियल एनवायरनमेंट में जाकर उस नए सिस्टम को इंस्टॉल भी कर रहे हैं। और फोर्थली, सिर्फ इंस्टॉल कर देने के बाद कहानी खत्म नहीं हो गई, आप बरीज़िम्मा नहीं हुए, बल्कि सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक आप उसको सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, सो आपने सपोर्ट भी किया। सो ये इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल्स हैं। सो आप प्लानिंग से स्टार्ट हुए, एनालिसिस किया, डिजाइन किया, इम्प्लीमेंटेशन की आपने, और लास्टली सिस्टम मेंटेनेंस है। सिस्टम मेंटेनेंस को इटसेल्फ मिनी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम डेवलप हो गया, डिप्लॉय हो गया, एंड यूजर ने यूज करना शुरू कर दिया, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई नई रिक्वायरमेंट आ जाती है, कोई चीजें मजीद चेंज करनी है, फिर आप क्या करेंगे? सो आप देखते हैं रिपेयर या इंप्रूवमेंट की तरफ जाते हैं। उस नई रिक्वायरमेंट को एकोमोडेट करना है। ये नई रिक्वायरमेंट एग्जिस्टिंग सिस्टम में कैसे आएगी इसको आपने देखना है। फिर इस नए रिक्वायरमेंट को आपने एनालाइज किया, फिर इसको डिजाइन किया, और फिर इसको आपने प्रोग्राम किया और नए सिस्टम के साथ इसको आपने एकोमोडेट कर दिया, इसको आपने एडजस्ट किया। सो ये साइकिल चलती रहती है। कुछ अर्से बाद फिर कोई नई रिक्वायरमेंट आ गई, उसको आपने जो है वो प्लान किया, एनालिसिस किया, डिजाइन किया, इंप्लीमेंट किया और नए सिस्टम का हिस्सा बना दिया। सो ये साइकिल में ये चीजें चलती रहती हैं। सो इन चीजों को बड़ा डिटेल में हमने देखा था। मोस्टली हमारी डिस्कशन जो है वो इस कोर्स में इन्हीं 5 फेजेस के गिर्द रही है। अगर हम इनकी समरी की बात करें, प्लानिंग फेज के क्या आउटपुट्स हैं, डिलीवरेबल्स हैं और क्या प्रोडक्ट्स हैं। सो प्लानिंग फेज में आप क्या करते हैं? सिस्टम और प्रोजेक्ट की प्रायोरिटीज को देखते हैं। आप प्रोजेक्ट की सिलेक्शन और आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आप उस बिजनेस की नेचर को देखते हैं। आप ये चीज देखते हैं कि जो बिजनेस सिस्टम बनाया जा रहा है क्या इसके लिए कोई हार्डवेयर की भी जरूरत है या नहीं है, कैसे आप चीजों को प्लान करेंगे, क्या स्टेप्स होंगे। ठीक है, ये सिस्टम क्या काम कर सकेगा और क्या काम नहीं कर सकेगा। इस सिस्टम को बनाने के लिए क्या टीम आपको जरूरत है, उसमें प्रोग्रामर्स कितने होंगे, उसमें एनालिस्ट कितने होंगे, कितनी ड्यूरेशन में ये चीज बनेगी, और अगेन ये आप सिस्टम क्यों बनाना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली व्हाट आर द रीजंस, जस्टिफिकेशन क्या है इस सिस्टम की। ठीक है, तो जस्टिफिकेशन ऑब्वियसली ये है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसमें चंद चीजें आप नहीं कर सक रहे और इसी वजह से आप नए सिस्टम में जाना चाह रहे हैं, बिकॉज यू वांट एडिशनल फंक्शनैलिटी, यू वांट समथिंग मोर। जैसे मैंने आपसे बात की, अक्सर एग्जांपल मैं आपको देता रहता हूं कि आपके पास ऑलरेडी एक गाड़ी है, ठीक है, वो पुरानी गाड़ी है, पुरानी गाड़ी को छोड़कर आप एक नई गाड़ी क्यों खरीदते हैं, व्हाट आर द रीजंस। तो देयर मस्ट बी सम लिमिटेशंस, देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम्स विद योर एग्जिस्टिंग कार, दैट इज द रीजन यू गो फॉर अ न्यू कार। अब जो मसले मसाइल पिछली गाड़ी में थे
उनको अवॉइड करते हैं और फिर आप नई गाड़ी की तरफ जाते हैं। अगर आप सिर्फ सिंपली पुरानी गाड़ी से एक नई गाड़ी खरीद ली और रीजन आपको पता नहीं थी कि ये नई गाड़ी क्यों मैंने खरीदी है, लेट्स से आप नई गाड़ी इसलिए खरीदना चाह रहे हैं कि ये आपकी पुरानी गाड़ी ये छोटी है और आपको एक सिटी से दूसरी सिटी के दरमियान ड्राइविंग में काफी टाइम लग जाता है क्योंकि इसकी मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर है। मगर आपने दूसरी गाड़ी ले ली और वो भी छोटी है तो फिर तो दूसरी गाड़ी लेने का कोई फायदा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर ये लिमिटेशन आपको पता थी, अब जब आप नई गाड़ी लेंगे सो उसका इंजन साइज बड़ा होना चाहिए ताकि वो ज्यादा स्पीड में गाड़ी चल सके, ज्यादा वो सेफ हो और ज्यादा एफिशिएंटली आपको एक सिटी से दूसरी सिटी पहुंचा सके। इसी तरह एक घर की भी मैंने एग्जांपल दी थी कि आप ऑलरेडी एक घर में रह रहे हैं, आप वो घर छोड़कर नया घर क्यों बनाना चाह रहे हैं? इस घर में जिसमें आप रह रहे हैं यहां पे कुछ लिमिटेशंस होंगी। हो सकता है ये आपको 4 कमरे चाहिए हो और इस घर में 2 कमरे हैं। हो सकता है आपको पार्किंग स्पेस चाहिए, इस घर में पार्किंग स्पेस ना हो सकता है आप धूप और बारिश से बचना चाहते हो और ये घर धूप और बारिश से ना बचा रहा हो। अब जब आप नया घर बनाएंगे सो इन रिक्वायरमेंट्स और इन लिमिटेशंस को जहन में रखकर बनाएंगे ताकि आपका नया सिस्टम ऐसे बने, नया घर ऐसे बने जो चीजें वहां पे नहीं थी वो यहां पर एकोमोडेट हो। सो ये सारी चीजें आपने प्लानिंग फेज में देखी। अब आप क्या कर रहे हैं, एनालिसिस फेज की तरफ आए। यहां पे करंट सिस्टम एग्जैक्टली क्या काम कर रहा था, कैसे जो है वो आप उसको एनहांस कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, क्या एग्जिस्टिंग सिस्टम को फिक्स किया जा सकता है, इसमें चेंज की जा सकती है, या असरनो आप एक नया सिस्टम बनाएंगे। सो यहां पे ये बातें की जाती हैं। कोई अगर अल्टरनेटिव्स हैं उनको डिस्कस किया जाता है। डिजाइन फेज में आपने क्या किया, डिटेल स्पेसिफिकेशन आपने दी, जो रिक्वायरमेंट्स आपने डिटरमिन कर ली, अब वो कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट होंगी, सिस्टम एलिमेंट्स क्या होंगे, कौन से सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, नेटवर्क्स अगर यूज होंगे तो क्या उसका आर्किटेक्चर टोपोलॉजी होगी, हार्डवेयर की क्या जरूरत है या नहीं है, कोई नए सर्वर्स इंस्टॉल करने हैं, कोई नए कैमरास इंस्टॉल करने हैं, कैमरास अगर इंस्टॉल करने हैं तो कैमरास का मॉडल क्या होगा, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन होगी। दीज डिटेल्स आर एक्सप्लेन्ड इन द डिजाइन फेज। एंड लास्टली जिसने हमने बात की 4th स्टेज में इंप्लीमेंटेशन, यू कोड, यू टेस्ट, यू इंस्टॉल एंड यू सपोर्ट। ठीक है, ये 4 काम आपने इंप्लीमेंटेशन फेज में किए। और मेंटेनेंस फेज, मेंटेनेंस का मतलब ये है कि लाइक इंस्टॉलेशन के बाद जब वो जो नया सिस्टम आपने डेवलप किया था उसको इस्तेमाल करने के बाद लेट्स से कोई हिडन एरर्स सामने आ गई या कोई नई रिक्वायरमेंट आ गई, अब आप उसको कैसे अकोमोडेट करने हैं, इसको हमने मेंटेनेंस फेज में डिस्कस किया। हमारे पास एक डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी है जिसको हम वाटरफॉल मेथोडोलॉजी कहते हैं, जिसमें एक फेज दूसरे फेज के बाद ही शुरू होता है। ठीक है, सो यू स्टार्ट विद द प्लानिंग फेज, देन यू मूव टू एनालिसिस, देन लॉजिकल डिजाइन, फिर फिजिकल डिजाइन, ये डिजाइन से ही रिलेटेड है, फिर इंप्लीमेंटेशन और फिर मेंटेनेंस। यहां पे मसला ये है कि आप लूपिंग जो है वो नहीं है, मतलब आप इंप्लीमेंटेशन से वापस डिजाइन फेज पर नहीं जा सकते, या जो है वो आप जो है वो अगर जाना चाहते हैं किसी बैक ट्रैकिंग करना चाहें या लूपिंग करना चाहें तो इसकी कम सपोर्ट है। यहां पे कुछ लिमिटेशंस हैं। ये वाटरफॉल मॉडल एक अच्छी अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, यूज की जाती है उन केसेस में जबकि आपको रिक्वायरमेंट्स क्रिस्टल क्लियर हों, जबकि आप सिस्टम को बड़े अच्छे तरीके से जानते हो और फिर आप उस सिस्टम की डेवलपमेंट अकॉर्डिंगली करते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ लिमिटेशन है और वो ये है कि अगर कोई नई रिक्वायरमेंट आ गई उसको आप अकोमोडेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें यूजर की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है। कैसे? क्योंकि अगर आप यहां पे देखें तो एंड यूजर जिसने सिस्टम को यूज करना है वो जब तक सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं हो जाता उसको कोई नहीं पता कि मेरा सिस्टम किस तरह दिखेगा, कैसे मैं सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करूंगा, जो फीचर्स मैं हासिल करना चाहता हूं वो कैसे हैं। लेट्स से यहां पर आप पहुंचे और यहां पर पहुंचने के बाद पता चला कि यहां की एक रिक्वायरमेंट आपने ठीक एक्सप्लेन या एक्सप्लोर या इंप्लीमेंट ही नहीं की, सो यू कैन नॉट गो बैक। ठीक है, एंड इफ यू गो बैक इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड एफर्ट डिमांडिंग। सो ये इसकी लिमिटेशन है। इसलिए मैंने कहा कि जब रिक्वायरमेंट्स क्रिस्टल क्लियर हो, जब नई रिक्वायरमेंट आने के चांसेस बिल्कुल ना हो, इन दैट केस वाटरफॉल मॉडल आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर नई रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं और अगर आपने यूजर को हर फेज में इन्वॉल्व रखना है, ठीक है, सो फिर आप वाटरफॉल अप्रोच ठीक नहीं रहती। और फिर इसके लिए आपके पास अदर प्रोटोटाइप्स हैं, अदर आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं।
उन अल्टरनेटिव्स को आप यूज कर सकते हैं। और हर अल्टरनेटिव के कुछ फायदे और नुकसानात हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे कि प्रोटोटाइपिंग, इफ यू वांट कि आपका सॉफ्टवेयर क्विकली डेवलप हो तो आप उसका क्विकली एक प्रोटोटाइप बनाते हैं। प्रोटोटाइप बनाने के बाद आप कस्टमर को दिखाते हैं, रादर कि आप एनालिसिस करें, फिर डिजाइन करें, फिर इंप्लीमेंट करें, फिर यूजर देखे और फिर वो कहे कि नहीं है, ठीक नहीं है, उसको चेंज करें और देन यू गो बैक। सो आपने क्विकली जो रिक्वायरमेंट्स एनालाइज कर ली, डिटरमिन कर ली, उसी की बेस पर आपने एक प्रोटोटाइप बना लिया, एक सैंपल बना लिया, वो आपने कस्टमर को दिखा दिया। इफ द कस्टमर लाइक्स, दैट्स गुड। इफ कस्टमर सजेस्ट सम चेंज, उसी प्रोटोटाइप को आप चेंज करते हैं, फिर आप उसको दिखाते हैं। उस वक्त तक ये साइकिल चलता रहता है जब तक कि कस्टमर सेटिस्फाई ना हो जाए। कुछ हमारे पास कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स हैं, उनको भी यूज करते हुए आप सिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। जॉइंट एप्लीकेशन डिजाइन भी है, जिसमें मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स मिलकर डिसाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, मीटिंग्स करते हैं कि कैसे एप्लीकेशन बननी चाहिए, क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए। रैपिड एप्लीकेशन भी हो सकती है जब आप मुख्तलिफ टीम्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली मुख्तलिफ पार्ट्स पर डिप्लॉय कर लेते हैं। इससे एजाइल मेथडोलॉजीज भी हैं और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग भी हैं। सो दीज ऑल आर अल्टरनेटिव्स टू दी वाटरफॉल मॉडल। आपके सॉफ्टवेयर कहाँ से बनते हैं? सोर्सेज फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या दूसरे अल्फाज में सॉफ्टवेयर के ओरिजिन्स क्या हैं? सो सॉफ्टवेयर के 5 या 6 ओरिजिन्स हैं। या आपके हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, या आपके ऑफ द शेल्फ या प्री पैकेज सॉफ्टवेयर हैं, या आप यूजर की नीड के मुताबिक कस्टम बिल्ड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। इन हाउस डेवलपमेंट भी होती है। कुछ आपके ASPs एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, और कुछ आपकी ERP वेंडर्स हैं वो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। क्विकली अगर इनको देखें, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर IBM जैसा एक हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर है, डेल एक हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर है, लूसेंट, अल्काटेल ये एक हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर है, ये भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। ऑरिकल की अगर बात करें तो इनका हार्डवेयर भी है। सो दीज हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स दे एक्चुअली बिल्ड सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटीज एज वेल। इसी तरह अगर एप्पल की बात करें, सो एप्पल जो है वो उसकी डिफरेंट डिवाइसेस भी हैं और इसके डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह भी हैं। सो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स भी आपके सॉफ्टवेयर या यूटिलिटीज बना सकते हैं। ऑफ द शेल्फ प्री पैकेज सॉफ्टवेयर भी हैं, ठीक है, जिनको आप जो रेडीमेड है, जिनको आप खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर है। इफ यू नीड समथिंग फॉर द राइटिंग, समथिंग फॉर द डॉक्यूमेंटेशन, यू परचेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यहां पे मसला ये है कि ये ज्यादा कस्टमाइजेबल नहीं होते, जैसा है आप इसको ऐसा यूज कर सकेंगे। इसकी एग्जांपल मैंने आपको ये दी थी कि जिस तरह हम किसी शॉप पर जाते हैं, वहां पे शेल्फ पर डिफरेंट आइटम्स हैं और हम देखते हैं कि मेरी नीड के मुताबिक ये आइटम मेरे लिए ज्यादा सुटेबल है, मैं उसको परचेज करता हूँ, पेमेंट करता हूँ, उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देता हूँ। सॉफ्टवेयर के साथ भी ऐसे है कि आपके कुछ सॉफ्टवेयर पहले से बने हुए हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो सॉफ्टवेयर है उसको आप परचेज करें, पैसे दें और इस्तेमाल करना शुरू कर दें। कस्टम सॉफ्टवेयर प्रोसीजर्स भी हैं, ठीक है, मतलब आपने सॉफ्टवेयर हाउस से आप कहते हैं कि मुझे इस किस्म का सॉफ्टवेयर बना दो जो मेरी नीड्स के मुताबिक हो, जिसमें ये फीचर्स हों जो कि मेरी बिजनेस नीड्स को मीट करता हो, ठीक है। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेस हो सकते हैं जो कि कस्टमर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। इस केस में आपको जो है वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है क्योंकि आप बड़ा कस्टमाइज किस्म का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। इसकी एग्जांपल ये भी हो सकती है ऑफ प्री पैकेज या ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर की और कस्टम सॉफ्टवेयर की, कि आपको एक शर्ट चाहिए, शर्ट आपने पहननी है, तो एक आप रेडीमेड स्टोर पे जाके आप वहां से एक रेडीमेड शर्ट आपने खरीद ली, ठीक है। एक ये है कि आप अपनी मर्जी अपने मेजरमेंट देकर अपनी एक शर्ट बनवा रहे हैं। सो कस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, सो आप अपनी मर्जी की डेवलपमेंट करवा रहे हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट यू नीड। इसमें हमारे पास कुछ ERPs भी हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम्स, जो कि मतलब किसी एक बिजनेस को लेकर उसमें जो है वो बड़ा अच्छा किस्म का अक्रॉस फंक्शनल बाउंड्रीज जो है, टू कट अक्रॉस फंक्शनल बाउंड्रीज जो है वो एक सिस्टम डेवलप कर लेते हैं। सैप की हमने एक एग्जांपल ली थी, ठीक है। सैप इज द लीडिंग वेंडर ऑफ ERP सिस्टम्स। तो इन्होंने एक ERP, अब बिजनेस से रिलेटेड जिस किसी को ये सिस्टम चाहिए, ERP बिजनेस से रिलेटेड जिस किसी को ये सॉफ्टवेयर चाहिए, सो वो सैप के इसको यूज कर सकता है, सैप से वो कंसल्ट कर सकता है, सैप को
वो यूज़ कर सकता है। इस तरह आपके एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर भी हैं दैट होस्ट एंड रन कंप्यूटर एप्लीकेशंस फॉर अदर कंपनीज टिपिकली ऑन पर यूज और लाइसेंस बेसिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे अपने डाटा को स्टोर करना है, ठीक है, मेरे पास टेराबाइट्स ऑफ डाटा है, मुझे उसको स्टोर करना है, मैं उसको स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है, तो फिर मैं क्या करता हूं कि मैं किसी सर्विस प्रोवाइडर से कहता हूं कि आप मुझे ये होस्ट कर दें, या कोई ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है, मुझे वो सॉफ्टवेयर लेट्स से अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं 6 महीने के लिए सॉफ्टवेयर को यूज करूंगा, अगर मैं वो कस्टम बिल्ड करवाता हूं सो मुझे वो उसकी काफी कॉस्ट देनी पड़ेगी, लेकिन ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर बनाया और मुझे सिर्फ 6 महीने तक यूज करना है, सो मैं 6 महीने के लिए उसकी लाइसेंसिंग ले लूंगा, उसको यूज कर लूंगा, जब मेरा टास्क खत्म हो जाएगा, ठीक है, मेरा लाइसेंस भी एक्सपायर हो जाएगा, सो ये मुझे चीपली पड़ता है। सो एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर भी हैं जो कि आपके लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन रन करते हैं और होस्ट करते हैं, और ये पे पर यूज होता है या इसका सर्टेन टाइम के लिए लाइसेंस होता है। इन हाउस डेवलपमेंट भी है, आपके बाज सॉफ्टवेयर हाउसेस खुद से अपने ऐसे सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं और उनको जो है वो फिर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को सेल आउट किया जा सकता है या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन इनको बना सकती हैं। इसमें अगेन ERP वेंडर्स जो है वो इसकी एक और एग्जांपल है। अगर इनको कंपेयर करें, 6 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को यूज करें, डिफरेंट इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब आप हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर से सॉफ्टवेयर लें या कस्टम सॉफ्टवेयर बनाएं, ये डिपेंड करता है, ये केस टू केस वेरी करता है। सर्टेन केसेस में आप रेडीमेड सॉफ्टवेयर लेंगे ऑफ द शेल्फ, बाज केसेस में आपको कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है, बाज केसेस में आपको जो है वो लाइसेंस लेना पड़ता है, आपने यूज किया, आपका काम कंप्लीट हो गया, देयर इज नो नीड कि आप उसको जो है वो अगले 10 साल 15 साल तक जो है वो या लाइफ टाइम के लिए आप उसको ऑन करें। सो डिपेंडिंग ऑन द नीड, डिपेंडिंग ऑन द budget you have, depending on the requirement you have, you can go for any of the 6 options. इसके बाद हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने की। जब आप सिस्टम डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, एक बिजनेस सिस्टम आपने डेवलप करना है, वो बिजनेस सिस्टम काफी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, काफी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, उसका बजट मिलियंस और बिलियंस में भी हो सकता है, उसमें आपके हंड्रेड्स ऑफ डेवलपर्स या हंड्रेड्स ऑफ टीम मेंबर्स शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना है तो इसको प्रॉपरली मैनेज भी करना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान में नादरा की, ठीक है, तो नादरा एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। अब नादरा का इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि पाकिस्तान के सिटीजन्स के लिए है, दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी लार्ज सिस्टम। अब ये जब डेवलप हुआ था तो ये कोई 1 महीने 2 महीने की बात नहीं थी, या कोई 15-20 लोगों ने मिलकर नहीं बनाया, बल्कि कई साल तक ये सिस्टम बनता रहा, सेवरल हंड्रेड्स लोग जो है वो इसमें शामिल रहे हैं, सेवरल साइट्स पर ये डिप्लॉयड है, सेवरल किस्म का मुख्तलिफ किस्म का हार्डवेयर इसमें इन्वॉल्व है, बैक एंड पे सर्वर्स इसमें इन्वॉल्व है। सो इस किस्म के अगर प्रोजेक्ट्स हों तो इनको मैनेज करना ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी ज़रूरी चीज़ है। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? उस प्रोजेक्ट की इनिशिएशन से लेकर और प्रोजेक्ट की कंप्लीशन और फॉर्मली क्लोज डाउन तक सारी चीज़ों को आप मैनेज करते हैं। कौन से टीम मेंबर्स होंगे, कौन से टीम मेंबर्स किस टास्क पर काम करेंगे, कितना बजट चाहिए, कौन सी डेडलाइन कब खत्म होगी, नया फेज कब शुरू करना है, दे ऑल नीड्स टू बी मैनेज्ड। प्रोजेक्ट मैनेजर, और जिसको हमने शुरू में बात की कि सिस्टम एनालिस्ट भी कहलाता है, ये इसका लीडिंग रोल है, ठीक है, और ये प्रोजेक्ट की सक्सेस और अनसक्सेस का जिम्मेदार है और इसका रोल थ्रू आउट कैरी रहता है। अब जिसमें अगर हम डेवलपर की या कोडर की बात करें, डेवलपर का या कोडर का काम सिर्फ कोडिंग फेज में है, डिजाइनर की बात करें तो डिजाइनर का काम सिर्फ डिजाइनिंग फेज में है। लेकिन अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजर या सिस्टम एनालिस्ट की बात करें तो इसका काम सारे फेजेस में है, ये प्लानिंग फेज में भी है, ये एनालिसिस फेज में भी इसकी जरूरत है, डिजाइन फेज में भी सिस्टम एनालिस्ट चाहिए, इंप्लीमेंटेशन में भी चाहिए, मेंटेनेंस में भी चाहिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और डिलीवरेबल्स क्या हो सकते हैं? द एंड प्रोडक्ट ऑफ एन SDLC फेज, ये भी देखना होता है कि एक फेज खत्म हुआ, एनालिसिस फेज खत्म हुआ, उसका डिलीवरेबल क्या है, ये डिलीवरेबल, ये आउटकम ये अगले फेज में कैसे यूज की जा सकती है ताकि अगले फेज पर काम किया जा सके।
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अगर एक्टिविटीज देखें तो डिफरेंट एक्टिविटीज ये परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे हमने बात की, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो इसको लोगों को भी, अपनी टीम को भी मैनेज करना है। इसको ये देखना है कि मार्केट में क्या करंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज चल रही हैं। इसको टाइम और बजट के कंस्ट्रेंट्स का भी ख्याल रखते हुए चीज़ों को लेकर चलना है। इसने कस्टमर के साथ भी कम्युनिकेशन करनी है, इसने अपनी टीम के साथ भी कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन करनी है। इसने कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके मुताबिक भी इसने डेवलपमेंट करानी है। ऐसा ना हो कि ये सारी चीज़ें कर रहा है, अच्छी डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है, लेकिन जो कस्टमर चाह रहा था वो डेवलप ही नहीं हुआ। अगर आप एक टूल पर काम कर रहे थे और वो टूल आपने चेंज करना है, उसको कैसे मैनेज करना है इसको भी देख रहा है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जितने फेजेस हैं उसको भी देखना है। मजीद अगर ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है उसको भी देखना है। किसी कॉन्ट्रैक्टर या वेंडर से राब्ता करना है, उससे हार्डवेयर मंगवाना है, उससे बिडिंग या कोटेशन करवानी है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपका सिस्टम एनालिस्ट या प्रोजेक्ट मैनेजर देख रहा है। और अगेन जैसे हमने बात की कि ये किसी एक फेज से रिलेटेड चीज़ें नहीं है, ये प्रोजेक्ट के शुरू होने से लेकर और प्रोजेक्ट के ख़त्म होने तक जितनी भी चीज़ें हैं ये जिम्मेदार है। इसलिए हम कहते हैं कि एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करा दे सकता है, और अगर प्रोजेक्ट मैनेजर अच्छा ना हुआ, जिसमें ये स्किल्स ना हुई, तो वो प्रोजेक्ट को ले डूब सकता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अगर बात करें तो हमारे पास इनिशिएशन फेज है, प्लानिंग फेज है, एग्जीक्यूशन फेज है और क्लोज डाउन फेज है। मतलब यू स्टार्टेड विद इनिशिएशन, you plan, you execute the plan, and then when things are completely done, you close it down. इनिशिएशन फेज की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास मैनेजमेंट की मैं बात करूँ, SDLC की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि SDLC के अलग से फेजेस हैं। वो एनालिसिस है, वो प्लानिंग है, एनालिसिस है, डिज़ाइन है, इम्प्लीमेंटेशन है और मेंटेनेंस है। वो SDLC के फेजेस हैं। ये हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फेजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो वहाँ पे आप लेट्स से अगर प्रोटोटाइपिंग कर रहे हैं तो प्रोटोटाइपिंग में एनालिसिस डिज़ाइन नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक प्रोटोटाइपिंग को यूज़ करते हुए एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सो ये इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और क्लोज डाउन ये फेजेस हो सकते हैं। सो इस डिफरेंस को ज़रूर जहन में रखिएगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के क्या फेजेस हो सकते हैं? सो यू स्टार्ट विद इनिशिएशन। आप देखते हैं प्रोजेक्ट का साइज़ क्या है, कम्प्लेक्सिटी क्या है, आप एक टीम बिल्डअप करते हैं, अपने क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट पे काम कब शुरू करना है, कैसे इसको लेकर चलना है, कितना बजट है, प्रोजेक्ट की वर्क बुक जिसमें प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स शामिल हैं, टाइमलाइंस हैं, प्लान्स हैं, बजट्स हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ये सारी मैनेज करना फेज़ 1 में आता है। इसी तरह फेज़ 2 प्रोजेक्ट प्लानिंग है। अगेन आपने देखा है कि प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, क्या चीज़ें प्रोजेक्ट में आप डेवलप करेंगे, क्या चीज़ें आउट ऑफ द स्कोप हैं जिनको आप नहीं डेवलप करेंगे। अगर आपने डेवलपमेंट के लिए कोई एक टेक्निक यूज़ की या कोई एक तरीका आप करना चाह रहे हैं, बैकअप्स भी आप देखें, इन केस अल्टरनेटिव्स उसके क्या हो सकते हैं, फिजिबिलिटी क्या है। आप अपने ओवरऑल प्रोजेक्ट को टास्क में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग एक ही टास्क पर शुरू हो जाएं और जो है वो चीज़ें मैस्ड अप हो जाएं। सो टास्क में आप डिवाइड करते हैं। इसी तरह रिसोर्स रिक्वायरमेंट है, स्केड्यूल है, कम्युनिकेशन प्लान है। आपने कस्टमर के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, अपने टीम मेंबर्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। आप ऐसा नहीं है कि कस्टमर को किसी भी रात के 10 बजे भी आप उसको फ़ोन करके कह रहे हैं कि हाँ जी हमने आपके लिए प्रोटोटाइप बना लिया है, बताएं कि ये ठीक है या नहीं है, ठीक है। कम्युनिकेशन का क्या तरीकाकार होगा, आप जाके प्रेजेंटेशन देंगे, ईमेल पे होगा, या जो है वो इंटरव्यूज़ होंगे, ऑन साइट ऑब्जर्वेशंस होगी। ये सारी चीज़ें डिफाइन की जाती हैं। किन स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे, अगर किसी किस्म के रिस्क आ सकते हैं उनको कैसे देखा जाएगा, कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। पहले से एक बजट रखें, वर्क प्लान करें, स्टेटमेंट बनाएं और बेसलाइन प्रोजेक्ट प्लान। दीज आर ऑल गोइंग टू बी द डिटेल्स ऑफ द फेज 2 ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दैट इज प्रोजेक्ट प्लानिंग। देन वी हैव प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। अब जो प्लान आपने यहाँ पे पिछली चीज ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली थी, अब आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसको आप रन कर रहे हैं, ठीक है। बेसलाइन प्रोजेक्ट प्लान ये था कि आप अप्रैल की 30 तारीख से प्रोजेक्ट की पर काम शुरू कर देंगे। अब आप एक्चुअली 30 अप्रैल को प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देते हैं। फिर इसके अलावा आप प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं। लेट्स से आपने कहा कि 30 अप्रैल को प्रोजेक्ट की एनालिसिस शुरू होगा और 2 वीक्स के अंदर जो है वो एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा और हम डिज़ाइन फेज की तरफ मूव करेंगे। अब 30 अप्रैल से 2 वीक्स का आप लगा के और 15 मई या 14 मई से आप
डिज़ाइन फेज पर मूव कर लेते हैं और इस दौरान आप प्रोग्रेस चेक कर रहे होते हैं कि एनालिसिस फेज इन 15 दिनों में आप ड्यूरिंग दी एनालिसिस फेज आप प्रोग्रेस चेक कर रहे हैं कि कितनी प्रोग्रेस हुई, आप स्केड्यूल से कहीं पीछे तो नहीं है। इसी तरह अगर कोई चेंजेस हैं उनको कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। वर्कबुक, प्रोजेक्ट वर्कबुक जिसमें सारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ें उसको भी मेंटेन करना है, उसमें इन मज़ीद चीज़ों को ऐड करना है। कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट स्टेटस, लेट से आपने कस्टमर को भी सेटिस्फाई रखना है। कस्टमर ने अगर आपको एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया है और आपने उससे 6 महीने मांगे हैं, सो ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद जाके आप उसको बता देंगे कि हाँ जी प्रोजेक्ट बन गया या आपका प्रोजेक्ट नहीं बना। ऑब्वियसली आपको ड्यूरिंग दिस टाइम उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है, उसको अपने एतमाद में उसको लेना होता है। एंड लास्टली वी हैव प्रोजेक्ट क्लोज डाउन। जब आपका प्रोजेक्ट बन गया, ठीक है, प्रोजेक्ट को क्लोज डाउन करें। जो रिसोर्सेज आपने एक्वायर किए हुए थे वो रिसोर्सेज आप वापस लें। क्या अच्छी चीज़ें हुई उनको नोट डाउन करें, किन चीज़ों को अगले प्रोजेक्ट्स के लिए अवॉइड किए जा सकते हैं उनको भी कंसिडर करें। कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन ऑफ करें और ये आपका प्रोजेक्ट क्लोज डाउन हो गया। सो ये 4 फेजेज हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। इनकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि अगर आप एक घर बनाना चाहते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्टर के हवाले कर देते हैं। आपने कॉन्ट्रैक्टर को, लेट्स से आपके लिए खुद घर बनाना आसान नहीं है क्योंकि आप शायद बाहर मुल्क में रहते हैं या आप किसी फुल टाइम जॉब में इन्वॉल्व हैं, तो आपने कॉन्ट्रैक्टर को कहा कि आपको 5 मरले पर या 10 मरले पर ये घर बना के दे। अब वो ये सारे फेजेस एक्सरसाइज करता है। जो सारे फेजेस हमने डिस्कस किए हैं, जैसे कि इनिशिएशन, घर का नक्शा क्या है, कितने लोग काम करेंगे, लेंटर कब तक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इंटीरियर कब डेकोरेट होगा, और डेडलाइंस को मीट करना, किस किस्म के रिसोर्सेज चाहिए, ये सारी चीज़ें मेंटेन हो रही होती हैं। और लेट्स से अगर टाइम था कि 6 महीने के बाद और लेट्स से 20 लाख रुपीस लगाने के बाद आपका ये घर कंप्लीट होगा। सो अगर ये घर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो इस को फिर क्लोज डाउन किया जाता है और सारी चीज़ें वाइंड अप कर दी जाती हैं। अब हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की अगर बात करें और इनके 5 फेजेस की बात करें, सो प्लानिंग में आपकी आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन है और इसके अलावा इनिशिएशन एंड प्लानिंग है। सो फेज 1 प्लानिंग, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन। आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन में क्या टास्क हैं, पोटेंशियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को आप देखेंगे, स्टेक होल्डर्स को आप देखेंगे, किस किस्म के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि डेवलप हुए हैं, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होगा, प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना, क्या आप इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, क्या ये एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होगा, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफिकेशन में आती हैं। सो ये सारी चीज़ें आपने स्पेसिफाई कर दी। इसके बाद अगर आप देखें, सो ईच स्टेक होल्डर ग्रुप ब्रिंग्स देयर ओन पर्सपेक्टिव एंड मोटिवेशन टू दी इंफॉर्मेशन सिस्टम डिसीजन। अब एक प्रोजेक्ट में मुख्तलिफ किस्म के लोग इन्वॉल्व हैं, कस्टमर भी इन्वॉल्व है, एंड यूजर जिसने इस सिस्टम को यूज करना है वो भी इन्वॉल्व है, जिन लोगों ने डेवलप करना है वो भी इन्वॉल्व है, जो टॉप मैनेजमेंट है वो भी इन्वॉल्व है। अब हर एक के व्यूज डिफरेंट है। टॉप मैनेजमेंट का क्या है, वो चाहती है कि स्ट्रैटेजिस्ट फोकस होना चाहिए, प्रोजेक्ट्स का साइज जो है वो लार्ज होना चाहिए, और मतलब छोटे प्रोजेक्ट्स में वो हाथ नहीं डालना चाहते, और जिस प्रोजेक्ट को वो ले रहे हैं वो कम से कम 6 महीने 1 साल तक वो डेवलपमेंट चलती रहे। स्टीयरिंग कमेटी ये चाहती है कि वो जो भी बना रहे हैं वो अच्छे तरीके से बने, उसमें रिस्क्स जो हैं वो कम हो, और ऐसा ना हो कि प्रॉफिट कम है और कॉस्ट और टाइम और एफर्ट उस पर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि जितनी कॉस्ट पुटअप की जा रही है उसके अकॉर्डिंगली बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। यूजर ये चाहता है कि सिंपल प्लेन प्रोजेक्ट हो, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी उसमें ना हो, कोई टफर डिसीजन ना हो, और आसानी से इसकी डेवलपमेंट खत्म हो जाए। ठीक है, मतलब यूजर नहीं चाहता कि एक ऐसा प्रोजेक्ट में हाथ डाले जो कि 1 साल तक चलता रहे, वो चाहता है छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हों जिनको वो बनाता रहे। हालांकि टॉप मैनेजमेंट चाहती है कि उसके मुख्तलिफ ड्यूरेशन हो। डेवलपमेंट ग्रुप वो भी देखते हैं कि हम एक ऐसे सिस्टम में डेवलपमेंट करें जिसमें हम एग्जिस्टिंग अप्रोचेस को यूज़ कर सकें, जिसमें डेवलपमेंट के डिलेज आने के चांसेस कम से कम हो, और उनका कंसर्न इससे नहीं है कि प्रॉफिट होता है या नहीं होता। अब ये हर जो ग्रुप है, हर जो स्टेक होल्डर है, इनकी थिंकिंग गलत नहीं है, लेकिन इनके सोचने का अंदाज डिफरेंट है।
ठीक है, इनके सोचने का अंदाज डिफरेंट है और हर एक प्रोजेक्ट को अपने लिहाज से देख रहा है। इसी तरह अगर हम वैल्यू चेन एनालिसिस की बात करें, सो वी हैव एनालाइजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज टू डिटरमिन वेयर वैल्यू इज एडेड टू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड द कॉस्ट इनकर्ड फॉर डूइंग सो। मतलब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप जरूर करते हैं, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको ये दी थी कि एक एक्टिविटी है, आप अगर समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपको ये पता चला कि आपके कोर्स की एक बुक है, बिजनेस प्रोसेस डेवलपमेंट की एक कोर्स बुक है, और वो इस्लामाबाद की एक बुक स्टोर में सेल पर बड़ी चीपली फरोख्त हो रही है। वैसे उसकी रेगुलर प्राइस 500 है, लेकिन वो बुक जो है वो 500 के बजाय 200 रुपए की मिल रही है। अब अगर आप इस्लामाबाद के बजाय किसी और सिटी में रह रहे हैं और आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं, तो आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। आपके शहर में भी ये 500 की मिल रही है, यहां पे 500 के बजाय 200 की मिल रही है, तो आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। आप ये देखते हैं कि उस दूसरी सिटी से आप ट्रैवल करके यहां पर आएंगे, चाहे अपनी गाड़ी पे आए, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आए, ठीक है, तो आपको टिकट परचेज करना पड़ेगा, आपको फ्यूलिंग कॉस्ट लगानी पड़ेगी, आपको टाइम लगाना पड़ेगा, और आपको जो है वो बुक 200 रुपए की मिलेगी। सो 300 रुपए बचाने के लिए आपने 600 रुपए किराए में और टाइम की सूरत में आपने लगा दिए। सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से पता चला कि इसका कोई फायदा नहीं है कि आप यहां से आगे बुक खरीदें, बल्कि आप वहीं से अगर बुक खरीदते हैं तो वो आपके लिए मुनासिब है। हाँ, अगर तो आप इस्लामाबाद सिटी में ही रह रहे हैं, ठीक है, और ये बुक 500 के बजाय 200 की मिल रही है, और आप लेट्स से एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर 15-20 रुपए किराया देकर जा सकते हैं, सो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। सो हर केस में आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। इसी तरह कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जरूर किया जाता है। आप एक ऐसे प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट कर रहे हैं जो 6 महीने 8 महीने चलेगी, आप एम्प्लॉयज को सैलरीज भी देंगे, आप जो है वो स्ट्रेस भी लेंगे, और अगर आपको कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में हाथ डालने की जरूरत नहीं है। सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जरूर देखा जाता है। प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हुए आप मुख्तलिफ चीजों को देखते हैं, जैसे कि क्या इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, चाहे वो टीम मेंबर्स की सूरत में हो, किसी हार्डवेयर की सूरत में हो, किसी और सूरत में हो, प्रेमिसेस की सूरत में हो, ऑफिसेस की सूरत में हो, कंप्यूटर्स की सूरत में हो, क्या रियल नीड्स हैं, क्या इस प्रोजेक्ट को डेवलप करके हम इसकी फाइंडिंग्स को अगले सिमिलर प्रोजेक्ट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप ये प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, आप इस प्रोजेक्ट को कैसे इवैल्यूएट करेंगे कि ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था या नहीं था, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होगा, इन सारी चीजों को कंसिडर करके आप किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। और नतीजे क्या हो सकता है कि यस, इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाए और उसकी डेवलपमेंट की जाए, या आप कहते हैं कि नहीं, इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये शो कर रहा है कि इसमें हमें कोई फायदा नहीं है, कोई लर्निंग नहीं है, हमें ढेर सारे रिसोर्सेज खुद से परचेज करने पड़ेंगे, सो यू रिजेक्ट। ये भी हो सकता है कि आप डिले कर दें प्रोजेक्ट को, अभी डेवलपमेंट नहीं की जा सकती, हम 6 महीने बाद इस किस्म के प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं। रीफोकस प्रोजेक्ट भी किया जा सकता है कि हम लेट्स से इसका स्कोप क्लियर नहीं है, इसको देखा जा सकता है, रिफाइन किया जा सकता है। सो ये आप इनमें से किसी एक डिसीजन पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर हम प्लानिंग फेज में ही प्रोजेक्ट इनिशिएशन एंड प्लानिंग की बात करें, सो यहाँ पे हमारे पास कुछ चीजें हैं, जैसे कि इनिशिएशन टास्क में टीम को बनाना है, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाना है, प्रोजेक्ट का ओवरऑल इनिशिएशन प्लान बनाना है, मैनेजमेंट प्रोसीजर्स क्या होंगे, एनवायरनमेंट क्या होगी, प्रोजेक्ट वर्क बुक्स क्या होंगी, इन सबको आप प्रोजेक्ट इनिशिएशन टास्क में देखते हैं। अदर जो टास्क हैं जो कि फर्स्ट फेज से रिलेटेड हैं वो हो सकते हैं स्कोप और अल्टरनेटिव्स बताएं, प्रिलिमिनरी स्केड्यूल बताएं, स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करें, रिस्क आइडेंटिफाई करें। ये सारी चीजें प्लानिंग एंड टास्क से रिलेटेड हैं जिनको हमने देखी थी। प्लानिंग फेज की फेज 1 प्लानिंग फेज की आउटकम क्या है, प्लानिंग फेज खत्म होगा तो आपके पास क्या आएगा। सो आपके पास एक बिजनेस केस आता है, सबसे पहले आपके पास एक जस्टिफिकेशन आती है कि आप एक ओल्ड सिस्टम से नए सिस्टम को क्यों डेवलप कर रहे हैं, व्हाट आर दी बेनिफिट्स, व्हाट आर दी थिंग्स दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू टू गो फॉर अ न्यू सिस्टम। आपके पास आपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया, ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी निकाली,
आपके पास पूरे प्रोजेक्ट बेसलाइन प्रोजेक्ट प्लान्स हो सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ वर्क्स हो सकती है। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके फेज़ 1 प्लानिंग की आउटपुट हो सकती हैं। इसके बाद हमारा एनालिसिस फेज शुरू होता है। यहाँ पे 2 एक्टिविटीज़ हैं। नंबर 1 रिक्वायरमेंट्स डिटर्मिनेशन, बनाना क्या है। नंबर 2 रिक्वायरमेंट स्ट्रक्चरिंग, जो आपने बनाना है उसको कैसे बनाना है। डिटर्मिनेशन के लिए आप क्या करते हैं, इम्पर्टिनेंस, इम्पार्शियलिटी, रिलैक्सिंग कंस्ट्रेंट्स, अटेंशन टू डिटेल्स, रीफ्रेमिंग, इन चीज़ों पर फोकस करते हैं। आप बड़ा न्यूट्रल होकर रिक्वायरमेंट्स को डिटरमिन करते हैं, आप फेवर नहीं करते। आप ये देखते हैं कि अगर रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं हो रही तो उनको बार बार पूछा जाए, मतलब आप बड़ा फेयरली इसको लेकर चलते हैं। क्योंकि अगर आपने यहां पे किसी रिक्वायरमेंट्स को ठीक तरीके से डिटरमिन नहीं किया, मिस इंटरप्रेट कर लिया, सो ये मिस इंटरप्रिटेशन डिजाइन में भी जाएगी, मिस इंटरप्रिटेशन जो है वो कोड में भी जाएगी। सो जो गलती एनालिसिस में होगी वो बाकी सारे फेजेस में प्रोपेगेट करेगी और उसकी फिर रिकवरी, उसको फिक्स करना, सारे फेज को ठीक करना होगा। सो यू कंसिडर इट वेरी केयरफुली। रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन फेज के कंप्लीट होने के बाद क्या डिलीवरेबल्स हैं, क्या आउटपुट आएगी, क्या पता चलेगा कि आपने ये फेज कंप्लीट किया है या नहीं किया। इसके डिलीवरेबल्स में आपके इंटरव्यूज हो सकते हैं, ऑन साइट ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं, मीटिंग मिनट्स हो सकते हैं। मतलब रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन के लिए आपने क्या किया, कस्टमर से इंटरव्यूज किए, या जो डॉक्यूमेंट्स वो करंट सिस्टम में यूज करते हैं उनको आपने एनालाइज किया, या आप खुद उस ऑफिस में गए या जहां पे आप जिस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिस्टम बनाना चाह रहे हैं वहां पे आपने खुद ऑब्जर्व किया। सो ये चीजें आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए यही इसका डिलीवरेबल है। रिटन डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जिसमें आप मिशन और स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। जो वो फॉर्म्स यूज करते हैं, लेट्स से हम कहते हैं कि वो इंटरव्यूइंग के लिए एक फॉर्म यूज करते हैं, वो कैंडिडेट की हायरिंग के लिए एक फॉर्म यूज करते हैं, उसको फिर इवैल्यूएट किया जाता है, उसको फिर साइन किया जाता है, वो फिर अकाउंट्स ऑफिस में जाता है। सो ये सारी डिटेल, एग्जिस्टिंग फॉर्म्स, डॉक्यूमेंट्स, मैनुअल सिस्टम्स, फ्लो चार्ट्स, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। अगर रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन के लिए आपने कुछ केस टूल्स यूज किए हैं, वो क्या थे, उनकी आउटपुट क्या थी, जैट सेशंस अगर किए हैं उनके क्या रिजल्ट्स हैं, केस रिपोजिटरीज अगर आपके पास आई हैं, सिस्टम का अगर कोई प्रोटोटाइप बना है, ठीक है। सो दीज आर ऑल गोइंग टू बी दी डिलीवरेबल्स ऑफ द रिक्वायरमेंट्स डिटर्मिनेशन। रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन के जैसा मैंने अभी बात की कि 4 तरीके हो सकते हैं। इंटरव्यूइंग इंडिविजुअल भी हो सकता है, किसी एक पर्सन से इंटरव्यू करें, या ग्रुप से इंटरव्यू करें, या ऑन साइट ऑब्जर्वेशन करें, जिसको हम ऑब्जर्विंग वर्कर्स भी कहते हैं। खुद जाके देखें कि लोग कैसे काम कर रहे हैं और वहां पे अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, या जो डॉक्यूमेंट्स वो यूज कर रहे हैं उनको आपने ऑब्जर्व किया और उनको स्टडी किया और पता चला कि चीजें कैसे प्रोसेस करती हैं। हर एक के फायदे हैं, लिमिटेशन है। हम ये नहीं कह सकते कि इनमें कौन सा मेथड बेस्ट है, सम टाइम आपको चारों यूज करने पड़ते हैं। इसके बाद प्रोसेस मॉडलिंग की अगर बात करें, सो ग्राफिकली रिप्रेजेंट द प्रोसेस दैट कैप्चर, मैनिपुलेट, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट डाटा बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट। आपने कुछ रिक्वायरमेंट्स डिटरमिन कर ली, अब इसको आप मॉडल कर रहे हैं। कस्टमर को कैसे पता कि मैं सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करूंगा, डाटा में कैसे फीड अप करूंगा, डाटा को मैं कैसे रिट्रीव करूंगा। सो आप उसके लिए एक मॉडल बना रहे हैं, आप उसके लिए एक मॉडल बना रहे हैं जिसको वो देखकर अंदाजा लगा सकता है कि अच्छा जो सिस्टम बनेगा वो कैसे काम करेगा। सो ऑब्वियसली आपने जो रिक्वायरमेंट गैदर की है उसको आप कंसिडर करेंगे, उसको आप देखेंगे और उसकी बेस पर ही आप मॉडलिंग कर रहे हैं। और जो डाटा स्ट्रक्चर्स, जो प्रोसेस आपने आइडेंटिफाई किए हैं उन्हीं को आप मॉडल कर रहे हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि एक स्टूडेंट वीकॉम सेट्स में कैसे एडमिशन लेता है, इस प्रोसेस को अगर हमने मॉडल करना है, तो पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म वो फिलअप करता है, वो एप्लीकेशन फॉर्म पोस्ट के थ्रू डिस्पैच किया जाता है, उसमें उसके ट्रांसक्रिप्ट्स की फोटोकॉपीज होती हैं, उसको इवैल्यूएट किया जाता है। अगर तो उसको एडमिशन दिया जाने लगा है तो फिर एक ऑफर लेटर उसको डिस्पैच किया जाता है, उसको फी डिपॉजिट स्लिप दी जाती है, ठीक है। फी डिपॉजिट स्लिप ऑनलाइन उसको ईमेल की जाती है, फिर उसका यूजर नेम और पासवर्ड बनता है। तो ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करिए। अब इन सारी चीजों को आप क्या डाटा स्ट्रक्चर दे रहे हैं, क्या प्रोसेस दे रहे हैं, ये प्रोसेस मॉडलिंग में आता है। प्रोसेस मॉडलिंग के डिलीवरेबल्स क्या हैं, ठीक है। आप इन चीजों को डाटा फ्लो डायग्राम्स के थ्रू भी बता सकते हैं। डाटा फ्लो डायग्राम्स आपके सिस्टम के स्कोप को रिप्रेजेंट करिए, ये सिस्टम क्या काम करेगा और क्या काम नहीं करेगा। लॉजिकली और फिजिकल जो सिस्टम है, ठीक है, वो कैसे काम करेगा,
इसको आप एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या चीजें स्कोप में है। ये टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा होता कि ये सिस्टम डेवलप करने के लिए आपको कोर i7 के कंप्यूटर चाहिए होंगे और विंडोज 7 चाहिए होगी, या ये सिस्टम जो है वो सिर्फ स्मार्टफोन्स पे यूज हो सकेगा। ऐसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ सिस्टम काम कैसे करेगा इस लॉजिक को रिप्रेजेंट किया जाता है, और डाटा फ्लोज है, स्ट्रक्चर्स हैं, फंक्शंस हैं, इनको डीएफडीज के थ्रू, डाटा फ्लो डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। डीएफडी डायग्राम्स बड़ी एक जबरदस्त रिप्रेजेंटेशन है जो कि रिक्वायरमेंट्स को डिटरमिन और स्ट्रक्चर करने में बड़ी हेल्प करती हैं। इसके कई लेवल्स हैं। कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी जो है वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बता रही है। लेवल 0 थोड़ी सी मजीद डिटेल होती है। लेवल 1 फर्दर डिटेल है उस एक सर्टन प्रोसेस की, और लेवल 2 मजीद डिटेल हो सकती है, एंड यू कैन गो अप टू लेवल n उस वक्त तक जब तक के सारी चीजें रिप्रेजेंट ना हो जाए। सो कॉन्टेक्स्ट लेवल में ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल है, लेवल 0 में मेजर प्रोसेसेस है, लेवल 1 में किसी एक प्रोसेस को लेकर उसको मजीद डिटेल में आप लेकर जाते हैं, और इसी तरह लेवल n में आप मजीद उसको डिकम्पोज करते हैं। अब अगर हम एक एग्जांपल लें, हुजियर बर्गर फूड ऑर्डरिंग सिस्टम है, इनके लिए आप एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। अब ये इसकी लेवल 0 कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी है। इसमें जो मेन एंटिटीज हैं, जो प्रोजेक्ट का स्कोप है वो पता चल गया। यहाँ पे कस्टमर होंगे, यहाँ पे किचन ऑफिस है, यहाँ पे जो है वो रेस्टोरेंट मैनेजर है, ठीक है। सो कस्टमर क्या करता है, फूड ऑर्डर कर रहा है, फूड का जो ऑर्डर है वो किचन में जा रहा है, वहां पे वो इसको अकॉर्डिंगली फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, और मैनेजर इस सिस्टम की रिपोर्ट्स को मैनेज करेगा। सो ओवरऑल आपने सिस्टम बना दिया कि इसमें मेनली क्या चीजें हो रही हैं। सो हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं जिनको हमने यूज किया है। अब अगर इसी का हम लेवल 0 डीएफडी देखें, तो जो एक प्रोसेस था फूड ऑर्डरिंग सिस्टम, इसको हमने मजीद ब्रेक डाउन किया लेवल 0 में, और यहां पे हमने 4 फर्दर प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं कि पहले वो ऑर्डर रिसीव होगा और ट्रांसफॉर्म होगा, फिर वो जो ऑर्डर आया था उसके अकॉर्डिंगली आप स्टॉक फाइल जो है वो अपडेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप इन्वेंट्री फाइल अपडेट कर रहे हैं। ऑर्डर जो है वो इन्वेंट्री फाइल में भी अपडेट हुआ, सेव हुआ, और स्टॉक फाइल में भी अपडेट और सेव हुआ। मैनेजर जो है इसको अकॉर्डिंगली खुद यूज कर रहा है टू मैनेज द रिपोर्ट्स। सो आप देख सकते हैं कि लेवल 0 में हमने ये जो कॉन्टेक्स्ट लेवल था, इस प्रोसेस को फर्दर 4 डिफरेंट प्रोसेसेस में डिवाइड किया। 1.0 ये शो कर रहा है, 2.0 ये शो कर रहा है, 3.0 ये, और 4.0 ये। कहां पे डाटा सेव हो रहा है ये भी रिप्रेजेंट किया, कहां पे डाटा फ्लो हो रहा है ये भी रिप्रेजेंट किया, क्या एक्शन हुआ ये भी रिप्रेजेंट किया। लेवल 1 डीएफडी की बात करें तो इनमें से किसी एक को लेकर फर्दर आप उसको ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे कि लेवल 1 में हम इस प्रोसेस को फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, तो प्रोड्यूस मैनेजमेंट रिपोर्ट्स के प्रोसेस को हमने मजीद डिवाइड किया 4.1 में, 4.2 में और 4.3 में। 4.1 में जो मैनेजमेंट रिपोर्ट्स प्रिपेयर हो रही थी, इसको हमने डिवाइड किया कि पहले गुड्स रिपोर्ट और इन्वेंट्री रिपोर्ट्स एक्सेस की जाएंगी, उनका एग्रीगेट किया जाएगा, और फिर जो है उनको प्रिपेयर किया जाएगा। सो ये लेवल 1 है। अब अगर लेट से इस लेवल के बाद आप लेवल 2 पर भी जाना चाहें, तो फिर आप अकॉर्डिंगली 4.3 को फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे, या 4.2 को फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे। लेट से 4.3 को करने हैं, सो दैट विल बिकम 4.3.1, जिसमें मजीद डिटेल्स आपने बताई हैं। सो आपने डाटा की मॉडलिंग कर ली, कॉन्टेक्स्ट लेवल से आप शुरू हुए, ओवरऑल सिस्टम क्या कर रहे हैं, और डीएफडी के थ्रू सिस्टम की मजीद डिटेल में आप जाते गए। इसके अलावा आप यूज केस डायग्राम्स भी यूज कर सकते हैं, जो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। इसमें सिस्टम में कौन से एक्टर्स होंगे जो सिस्टम को यूज करते हैं। इस केस में हमारे पास 4 एक्टर्स हैं जो कि इस सिस्टम को यूज करेंगे। लेट्स से ये यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, 4 एक्टर्स हैं, स्टूडेंट है, बर्सरी ऑफिस है, इंस्ट्रक्टर है, और रजिस्ट्रेशन क्लर्क है। स्टूडेंट रजिस्टर फॉर क्लास कर रहा है, क्लर्क उसको फैसिलिटेट कर रहा है, इंस्ट्रक्टर जो है वो देख रहा है कि अगर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है, बर्सरी ऑफिस जो है वो स्टूडेंट को इनवॉइस भेज रहा है। सो सिस्टम के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक्सटेंडेड केसेस भी हैं। एक्सटेंडेड और इंक्लूड रिलेशनशिप क्या है, जो कि 2 यूज केसेस के दरमियान रिलेशनशिप को शो कर रहा है, ठीक है, 2 यूज केसेस के दरमियान रिलेशनशिप को शो कर रहा है, और इंडिकेट्स अ यूज केस दैट इज यूज्ड बाय अनदर यूज केस। अगर आप यहां पे बात करें, सो रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास तब होगी, ठीक है,
जबकि आपने प्री रेक्विजिट मीट किए हैं, प्री रेक्विजिट मीट किए हैं तभी आप रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लास हो गए। सो रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लास इज इन्वोकिंग दिस यूज केस। सो ये इसका रिलेशनशिप है। और अदर लिंक्स जहां पे जरूरी हैं उनको भी आप रिप्रेजेंट करते हैं। हम जो सिस्टम बनाना चाह रहे हैं उसकी लॉजिक को हम 3 तरीकों से मॉडल कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश के थ्रू, डिसीजन टेबल्स के थ्रू और डिसीजन ट्रीज के थ्रू। ये भी एक तरीका है आपकी सिस्टम को मॉडल करने का। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में आप इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करते हुए रिक्वायरमेंट्स को डिटरमिन कर रहे हैं, स्ट्रक्चर कर रहे हैं। ये काम होगा इफ दिस इज दिस देन दिस इज दिस। अगर ये काम हुआ तो मतलब आपने प्लेन इंग्लिश में लिखा कि चीजें क्या हो रही हैं। डिसीजन टेबल्स में आपने टेबल की सूरत में बताया कि सिस्टम कैसे काम करेगा, और डिसीजन ट्रीज में आपने फिगर्स के थ्रू बताया कि चीजें कैसे काम कर रही हैं। डिसीजन टेबल की अगर एग्जांपल है, एक केस स्टडी हमने लिया, एक पेरोल का सिस्टम है। हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 किस्म के एम्प्लॉयज हैं, वो एम्प्लॉय जो कि मंथली सैलरी पर हैं और वो एम्प्लॉय जो कि आवरली सैलरी पर हैं। सो रूल्स आपने बता दिए। मंथली सैलरी, अगर मंथली सैलरी वाले लोगों को हफ्ते में कम से कम 40 घंटे काम करना है, ठीक है। अगर वो 40 घंटे काम करते हैं तो क्या होगा, 40 घंटे से काम करते हैं तो क्या होगा, और 40 घंटे से ज्यादा काम करते हैं तो क्या होगा। सो अगर वो मंथली है तो उसको उतना ही मिलेगा। अगर वो आवरली है और उसने 40 घंटे से ज्यादा काम किया तो उसको क्या मिलेगा, उसको ओवर टाइम मिलेगा। जैसे हमने यहां पे देखा ग्रेटर देन 40 तो उसको ओवर टाइम मिल रहा है। अगर उसने आवरली पर है तो उसको लेस देन 40 है तो उसको 40 के हिसाब से मिलेगा। और अगर तो वो आवरली वेज पर है, 40 आवर्स सैलरी हो या आवरली बेस्ड हो, उनको उस हिसाब से काम मिलेगा। सो ये आपने डिसीजन टेबल में देखकर एक डिसीजन टेबल को यूज करते हुए आपने एक बिजनेस को की प्रोसेसिंग की। इसी टेबल को अगर हम रिड्यूस करें, सो हमने बता दिया कि हाँ जी हमारे पास एम्प्लॉय टाइप या सैलरीड है या आवरली है। सैलरीड हो तो उस पर जो है वो या उसने 40 घंटे से कम काम किया, या 40 घंटे काम किया, या 40 घंटे से ज्यादा काम किया है। सैलरीड है तो उसको बेसिक सैलरी मिलेगी। अगर आवरली है, 40 घंटे से कम काम किया है उस हिसाब से सैलरी मिलेगी। 40 घंटे से ज्यादा काम किया है उस हिसाब से सैलरी मिलेगी या ओवर टाइम मिलेगा, और 40 घंटे काम किया तो भी उतना टाइम मिलेगा। और अगर कम टाइम किया तो उसको एब्सेंस रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी। सो हमने देखा कि इस एग्जांपल में एक पेरोल सिस्टम में कैसे आपने बिजनेस रूल्स को एक टेबल की सूरत में रिप्रेजेंट किया। इसी बिजनेस रूल को आप डिसीजन ट्री के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पे हमने लेजेंड बताए। लेजेंड 1 पे सैलरीड पर्सन है, लेजेंड 2 पे आवर्स वर्क है अगर उसके 40 आवर्स से कम है, और अगर पूरे 40 आवर्स हैं तो ये है। सो अगर सैलरीड पर्सन है उसको बेसिक सैलरी दो। सैलरीड पर्सन नहीं है सो या उसने 40 घंटे से ज्यादा काम किया है या उसने 40 घंटे से कम काम किया। ज्यादा काम किया है सो या कम काम किया है तो उसको इस कंडीशन पे जाएगा, और अगर ज्यादा किया तो देखा जाएगा कि अकॉर्डिंगली पूरे 40 घंटे बनते थे, आवरली रेज के हिसाब से पे करो। 40 घंटे बनते थे और उसने ज्यादा काम किया है, उसको ओवर टाइम भी दो। सो हमने उसी पेरोल सिस्टम को डिसीजन ट्री के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर दिया। सो दिस वाज अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉडलिंग। और इसी तरह मजीद भी आप इसको इस केस में हमने देखा कि मजीद इसको हमने रिफाइन कर दिया है। अगर इसको हम समराइज करें, सो वी कैन सी दैट अगर स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश सर्टन केसेस में जरूरी है, बेस्ट है। इसी तरह डिसीजन ट्रीज जो है जहां पे कंडीशंस और एक्शंस डिटरमिन करनी हो वहां पे बेस्ट है। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश जब आप सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को रिप्रेजेंट करना चाहिए वहां पे बेस्ट है। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द सिस्टम विच यू आर गोइंग टू डेवलप, डिपेंडिंग ऑन द circumstances and the nature of the business system, you can either go for the structured English or decision tables or the decision trees. इसी को हमने इस टेबल में भी रिप्रेजेंट किया है, और हमने यहाँ पे सिर्फ डिसीजन टेबल्स और डिसीजन ट्रीज को आपस में कंपेयर किया है कि पोर्ट्रेइंग कॉम्प्लेक्स लॉजिक के लिए डिसीजन टेबल्स बेस्ट है। इसी तरह सिंपल रूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रीज बेस्ट है। डिसीजंस को रिप्रेजेंट करने के लिए भी इस तरह डिसीजन ट्रीज बेस्ट है। और ये आप देख सकते हैं कि बाकी क्राइटेरिया भी इसका इसी तरह है। इसके बाद अगर हम रिक्वायरमेंट स्ट्रक्चरिंग की बात करें, सो रिक्वायरमेंट स्ट्रक्चरिंग में हमारे पास अगर देखा जाए तो हमने जो रिक्वायरमेंट्स डिटरमिन कर ली है, अब हमने उनको स्ट्रक्चर करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर करने के लिए ओवरऑल अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास
एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स हैं, हमारे पास जो है वो लॉजिकल डिज़ाइन भी रिप्रेजेंट होता है। सो हमने डाटा की मॉडलिंग जो है वो करनी है अकॉर्डिंगली। कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडलिंग, जिसमें हम बताते हैं कि ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, आप टेक्नोलॉजिकल डिटेल्स को इग्नोर करते हैं और आप एक कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल बनाते हैं। इसके लिए आपने जो डिज़ाइन डिटेल्स हैं उनको आप कंसिडर करते हैं, करंट सिस्टम को देखते हैं, नए सिस्टम में वो जो रिक्वायरमेंट्स इनकॉर्पोरेट नहीं थी, जो चीज़ें आप नए सिस्टम में डालना चाहते हैं उनको आप एक्सप्लिसिटली मेंशन करते हैं, और जब आपका कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल बन जाता है फिर उसको आप फिजिकल सिस्टम की तरफ जाते हैं और वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डिटेल्स बताते हैं। ये सारी डिटेल्स हमने कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडलिंग में की। कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडलिंग की आउटपुट्स क्या है, यहाँ पे आपकी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स बनेंगी। रिक्वायरमेंट्स डिटरमिन कर ली, एनालाइज कर ली, अब स्ट्रक्चर कर रहे हैं। डिटरमिन आपने ये किया कि यहाँ पे 3 एंटिटीज हैं, स्टूडेंट है, इंस्ट्रक्टर है और लेट्स से एग्जाम है। अब ये इन एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स क्या है, ये एंटिटीज आपस में क्या रिलेशनशिप रख रही हैं, ये इसके ERD या क्लास डायग्राम्स की सूरत में ये इसकी आउटपुट आती है। सो दीज आर दी एक्चुअली दी डिलीवरेबल्स एंड आउटकम्स ऑफ दी कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल्स। इसी तरह सेकंड डिलीवरेबल जो है वो सेट ऑफ एंट्रीज है, जो कि डाटा के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, जो कि प्रोजेक्ट रिपोजिटरी में या प्रोजेक्ट डिक्शनरी में या प्रोजेक्ट डिक्शनरी में हो जाएगा। सो क्या लिंक्स हैं, डाटा कहाँ पे जा रहा है, प्रोसेस क्या होगा, लॉजिकल सिस्टम क्या था, DFDs कहाँ से ट्रांसफॉर्म हुई थी, 2 बिजनेस एंटिटीज के दरमियान आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसको एक डॉक्यूमेंट की सूरत में, एक रिपोर्ट की सूरत में, एक डायग्राम की सूरत में आप रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज दी डिलीवरेबल एंड आउटकम ऑफ दी लॉजिकल मॉडलिंग। आप इसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच भी यूज कर सकते हैं। अगर वहां पे आपकी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स थी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में आपकी क्लास डायग्राम्स भी हो सकती हैं। इसके डिफरेंट एडवांटेजेस हैं, जैसे कि ये रोबस्ट सिस्टम्स को प्रेजेंट करता है, इसमें यूजेबिलिटी है, आप चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को बड़े अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। विद इन सर्टन फेज भी कंसिस्टेंसी है और डिफरेंट फेजेस के दरमियान भी आपस में कंसिस्टेंसी आपको मिल सकती है। क्लास डायग्राम्स को अगर हम देखें तो ये एक एग्जांपल है, जिसमें वहां पे आपने एंटिटीज आइडेंटिफाई की थी और एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप शो किया था, एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स थे। यहाँ पे क्लास डायग्राम में आपने क्लासेस आइडेंटिफाई किए हैं, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, 2 क्लासेस के दरमियान क्या रिलेशनशिप है वो आपने आइडेंटिफाई किए। एक क्लास क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रही है ये भी आपने आइडेंटिफाई किया। आप स्टेट डायग्राम्स भी बना सकते हैं, सीक्वेंस डायग्राम भी बना सकते हैं, एक्टिविटी डायग्राम्स भी बना सकते हैं। जैसे कि स्टेट डायग्राम को देखें, एक स्टूडेंट है, वो अपनी स्टेट्स चेंज कर रहा है। क्या इवेंट अगर होगा कि वो अपनी स्टेट्स चेंज करेगा? लेट्स से पहले स्टूडेंट ने इंक्वायरी की, अब इंक्वायरी स्टूडेंट की एक स्टेट था, इंक्वायरी के बाद या तो वो सेटिस्फाई हुआ और वो अब फॉर्मली एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो अब उस स्टूडेंट की स्टेट जो है वो अप्लाइड स्टूडेंट हो गई। अप्लाइड स्टूडेंट के बाद या उसको जो है वो एडमिशन ऑफर हो जाता है या जो है वो एडमिशन उसको रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो रिजेक्ट हुआ तो यहां पे गया, ऑफर हुआ तो वो यहां पे आया। अब वो या वो ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो कंफर्म स्टूडेंट बन जाता है, ऑफर को वो विड्रॉ भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। इसी तरह कंफर्म स्टूडेंट है तो वो अपने आप को एनरोल कर लेगा, कोर्सेज पढ़ेगा और या वो ग्रेजुएट स्टूडेंट हो जाएगा और या वो ड्रॉप आउट हो जाएगा। सो हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट थी, उसकी कई स्टेट्स थी ड्यूरिंग दी लाइफ साइकिल ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। सो क्या इवेंट्स अकर हुए जिसकी वजह से उस स्टूडेंट की ऑब्जेक्ट ने अपनी स्टेट्स चेंज की, इनको हम स्टेट डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम थी, यहां पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होती हैं, एक ऑब्जेक्ट के बाद दूसरी ऑब्जेक्ट किस बेस पर कॉल हो रही है, इन डिटेल्स को हमने जो है वो सीक्वेंस डायग्राम में देखा था। एंड एक्टिविटी डायग्राम्स को भी हमने देखा, जो कि सीक्वेंस ऑफ सिस्टम एक्टिविटीज जो कि एक बिजनेस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिविटी डायग्राम से। अल्टरनेटिव्स बिहेवियर भी रिप्रेजेंट होते हैं। यूज केस की क्या लॉजिक है उसको भी हमने देखा, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। अब अगर एक ऑर्डर प्लेस हुआ है तो उसका अल्टरनेटिव क्या है, या वो इनवॉइस की एक्टिविटी में जा रहा है या जो है वो इन्वेंट्री की एक्टिविटी में जा रहा है। सो एक्टिविटीज क्या हुई, अल्टरनेटिव्स क्या हुए, कहां पे वो जाके सिंक हो रहे हैं, कहां पे जाके वो एक्चुअल उस पर कोई सर्टन एक्टिविटी टर्मिनेट हुई, ये सारी चीजें हम एक्टिविटी डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं।
So this ends our lecture here. We have glanced some of the major contents and topics in this revision lecture number 31. इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में भी रिविजन के रिमेनिंग टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे. I hope you enjoyed today's lecture. I'll see you with the very last lecture of the course Business System Development in next lecture. Until then, take care of yourself. Goodbye and Allah Hafiz.